बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 7 लेके चल रहे थे। आज की इस वीडियो में लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज 7 सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन बेटे एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक एमसीक्यू पक्का आपके पेपर में आएगा, तो इन एमसीक्यूज़ को आपने समझ के तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो ये एक तरह से ना आपकी प्रैक्टिस है। जो कुछ आपने 7.1 2 3 4 में सीखा है उसी मेथड से ही हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ले जी स्टार्ट करते हैं बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए, तो इसका नंबर 1 एमसीक्यू देखें। कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट 60। कॉट 60 की आपने सिर्फ वैल्यू बतानी है। तो आप डेयर स्टूडेंट्स कॉट 60 को कैसे लिख सकते हो? कॉट होता है 1/10, तो 1/10 और यहाँ पे एंगल आ जाएगा 60। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? कैलकुलेटर पे चेक करें, √3 होती है। वैसे आपको टेबल से भी याद है, ठीक है। तो इस तरह से 1/√3 ये आपके पास ऑप्शन बनेगी। तो कौन सी ऑप्शन है बेटे? डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड एमसीक्यू देखें। कहता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव होती हैं, साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट कॉट सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। तो ये आपके पास अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान आसान एमसीक्यूज है। थर्ड वाला एमसीक्यू देखें। कहता है कोसिकेंट थीटा इज पॉजिटिव इन। भाई कोसिकेंट थीटा है, तो आपको मैंने याद कराई हुई है सारी तरतीब कि आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट कोसिकेंट सीकेंट। तो आ सजना टूर चलिए या फिर ऐड शुगर, ठीक है, वो भी आप याद कर सकते हो। तो उसके बाद जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर बेटे आ सजना एस वाला, एस और इसका रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट। तो ये दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है? कोसिकेंट थीटा इज पॉजिटिव। तो कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटे? पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चार्ली मीन्स सी ऑप्शन, ठीक है। अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा बोलें या ABCD बोलें। चलें जी, नंबर 4 वाला एमसीक्यू देखें। कहता है साइन 90 प्लस थीटा। अब ये वाले फार्मूले भी आपको मैंने याद कराए हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त भी आपको बताए थे। और 90 वाला आपने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ा था, और 180 माइनस वाला ये आपने 10th में पढ़ा है, ठीक है। तो अब दोबारा यहाँ पे सुन लें। जब बेटे यहाँ पे एंगल 90 होगा ना, तो याद रखिएगा ये जो बाहर वाला फंक्शन है साइन का, ये चेंज हो जाएगा। साइन है तो ये कॉस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, और यहाँ पे इसके आगे जो यहाँ पे एंगल होगा, चाहे वैल्यू हो, चाहे थीटा हो, चाहे 10 हो, 2 हो, जो मर्जी हो वही यहाँ पे आएगा। तो ये आ गया कॉस थीटा। अब देखा जाता है साइन कौन सा रहेगा, प्लस या माइनस। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास साइन क्या रहेगा? प्लस का रहेगा। उसकी वजह देखो 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा। अगर 90 में ऐड करोगे तो आप कहाँ पे चले जाओगे बेटे? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन ये 90 का मल्टीपल है, तो 90 के अंदर आपके पास साइन क्या रहता है? ये हमारे पास प्लस का रहता है, क्योंकि हमने अपने मेन फंक्शन को देखना होता है। तो ये आपका साइन है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो लिहाजा यहाँ पे प्लस ही आएगा। तो इस तरह से ये आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस का। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट बेटे नंबर 5 है एमसीक्यू, टेन 180 माइनस थीटा। अब 180 जब भी कहेगा ना, तो ये बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। टेन है तो टेन ही रहेगा, और साथ में ये थीटा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा टेन थीटा। अब साइन देखेंगे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो उसके लिए भी आपको तरीका याद कराया हुआ है। तो आप देखें यहाँ पे एंगल है आपके पास 90, यहाँ पे एंगल होता है 180, यहाँ पे 270, और यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पहुँचेंगे तो 360 डिग्री, ठीक है। एक चक्कर कंप्लीट होगा। अब देखो 180 माइनस थीटा है, 180 यहाँ पे होता है, तो माइनस का मतलब इससे पीछे जाएंगे। तो 180 माइनस थीटा, इसका मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो टेन की वैल्यू होती है तो नेगेटिव होती है। टेन थर्ड में बेटे पॉजिटिव होता है, सेकंड में क्या होगा? नेगेटिव। तो लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 180 के लिए फंक्शन वही रहेगा, और 90 के लिए फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये छोटी सी बात याद रखिएगा, वैसे आपको फार्मूलाज याद है। चलें जी, तो कौन सी ऑप्शन बनती है? -10 थीटा। तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बेटे आगे चलते हैं। हमारे पास है जी नंबर 6 वाला एमसीक्यू, लॉ ऑफ साइंस। ये तो आप जानते हैं, A/sin अल्फा इज इक्वल टू B/sin बीटा इज इक्वल टू C/sin गैमा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ये ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे C/sin बीटा आया हुआ है। A/sin अल्फा, B/sin बीटा, C/sin गैमा, ये ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको मैंने पीछे याद कराए हुए हैं फार्मूलाज। लें जो उसके बाद लॉ ऑफ कोसाइंस, कोसाइंस के फार्मूलाज भी आपको याद हैं। तो ये आ जाएगा A² प्लस B² माइनस C²/2AB। यानी कि अगर अल्फ़ा है तो यहाँ पे A² माइनस में होना चाहिए,
अगर यहाँ बीटा है तो यहाँ पे -b² होना चाहिए, ठीक है। जो कुछ यहाँ पे होगा ना उसी के साथ यहाँ पे माइनस वाला आपके पास साइड होनी चाहिए। यहाँ पे देखो गैमा है तो यहाँ पे -c² होना चाहिए, यहाँ गैमा है तो यहाँ -c² होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो ca² आया हुआ है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकती। इधर बीटा है तो इधर a आया हुआ है, इधर ये b होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकती। इधर अल्फ़ा है तो इधर a होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकती। इधर देखें गैमा है तो इधर वाकई -c² आया हुआ है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। ये फार्मूलाज भी आपको मैंने याद कराए हुए हैं, तो चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं, इसको दोबारा सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। देखो इधर अल्फ़ा है, क्योंकि शायद आपको नज़र नहीं आ रहा था। अल्फ़ा है तो इधर a होना चाहिए, माइनस के साथ इधर a होना चाहिए। इधर बीटा है तो इधर -b² होना चाहिए। पीछे फार्मूलाज आपको याद हो चुके हैं, ठीक है। इधर गैमा है तो c², तो ये ऑप्शन ठीक है। ये वाली ऑप्शन इसीलिए नहीं हो सकती, यहाँ पे ca² आया हुआ है, तो ये 3 नहीं हो सकती, ये वाली ऑप्शन सही है। मैंने दोबारा रिवाइज कर दी है। ले जी, उसके बाद नंबर 8 वाला MCQ देखें। नंबर 8 में कह रहा है बेटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब मैंने ये भी फार्मूलाज हमने यूज़ किए हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो इसमें याद रखिएगा। देखो अगर इधर AB है ना तो आगे जो साइन के साथ हो ना वो नहीं होना चाहिए, साइन के साथ इधर गैमा होना चाहिए, यानी कि ABC होता है ना, तो जो यहाँ पे C नहीं है उसका एंगल यहाँ होना चाहिए। इधर देखो BC है ना, BC तो A नहीं है, यहाँ पे एंगल अल्फ़ा होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकती, ये वैसे नहीं हो सकती। इधर देखो AC, अब AC के बाद बच गया सिर्फ B, तो B का एंगल यहाँ होना चाहिए, वो होता है बीटा, तो बिल्कुल ठीक है। तो डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर से सुन लें, इधर AB है, जो नहीं है उसका एंगल होना चाहिए था यहाँ पे, वो तो बनता है गैमा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। इधर BC है, A नहीं है, तो A का एंगल इधर होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकती, ये वैसे नहीं हो सकती। इधर आ जाए AC, B नहीं है तो B का एंगल यहाँ होना चाहिए, वाकई आया हुआ है बीटा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये निशानी है याद करने की, बाकी जिस तरह आपने रट्टे लगाए हुए हैं वो भी ठीक है, अदरवाइज इस तरह से जो मैं निशानी बता रहा हूँ वो भी आप निशानी याद रखेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर जी यहाँ तक। नेक्स्ट है जी हमारे पास आगे MCQ नंबर 9। बेरिंग इज़ मेजर्ड फ्रॉम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आपको याद करवा चुके हैं बेरिंग का कंसेप्ट, नॉर्थ से आप उसका एंगल मेजर करते हो, ठीक है। ये आपके पास नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, तो नॉर्थ से आप एंगल क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। ये बेरिंग है। बेरिंग इज़ रिटन एज 3 डिग्रीज, यानी कि उसके 3 डिजिट्स होते हैं ना, फिगर्स होते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया समझाया है, तो लिहाजा चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लो जी, इस तरह से ये 10 MCQs आपको अच्छे से तैयार हो गए, एक एक को हमने आसान मेथड से सॉल्व कर लिया, समझ लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये सारे क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस है, जो कुछ आपने 7.1, 2, 3, 4 में सीखा है उन्हीं से रिलेटेड बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, वही मेथड यूज़ होगा, सिर्फ स्टेटमेंट क्या है चेंज है। तो सिर्फ एक नज़र देखते जाएं, 25-30 मिनट में आपको इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। स्पीड चलेंगे क्योंकि प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, पीछे आपकी सारी चीज़ें कवर है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इन विच। आपने बेटे ट्राइंगल ABC का एरिया कैलकुलेट करना है। पार्ट 1 में वो आपको A साइड दे रहा है, B साइड दे रहा है और C साइड दे रहा है, 3 साइड्स आ चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व करके आ रहे हैं पिछले एक्सरसाइज के अंदर, कि जब भी 3 साइड्स दे रखी हों और आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो पहले आप S की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम फार्मूला यूज़ करते हैं बेटे ये वाला एरिया निकालने के लिए। जब भी 3 साइड्स गिवन हो, A भी गिवन है, B भी गिवन है, C भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे S नहीं है, तो S का फार्मूला भी आपको याद कराया हुआ है कि A + B + C / 2। तो पहले S निकालेंगे, A की वैल्यू 4 आ गई, B की वैल्यू आपके पास 6 है, C की वैल्यू 8 है, /2, तो सम करें 18/2, तो 2 9 द 18, सही है जी। तो S की वैल्यू आ गई 9। यहाँ तक क्लियर है। अब आप एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला है जी हमारे पास एरिया का इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S × S - A, S - B, S - C। S हमारे पास 9 है, S की वैल्यू 9, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू 8। पुटिंग करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 एज इट इज़, 9 - 4 5, 9 - 6 3, 9 - 8 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 135 आता है। 135 की स्क्वायर रूट ले लें ज़रा कैलकुलेटर पे। वीडियो को पॉज करके ना अपने कैलकुलेटर पे वैल्यू चेक कर लिया करें बेटे साथ साथ, ज़रा स्पीड पकड़ें, टीचर के साथ साथ चले। ये ना कहा करें कि सर जी बिल्कुल आराम आराम से चलें, क्यों भाई चीते हो आप लोग माशाल्लाह। गर्ल्स हमारी शेरनियाँ और बॉयज़ हमारे शेर, तो लिहाजा शेर लोग इधर बैठे हैं तो स्पीड पकड़ें ज़रा। एरिया क्या आ गया 11.62 सेंटीमीटर स्क्वायर।
लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, फिर आगे पार्ट 2 स्टार्ट करें। ले जी आगे चलते हैं बेटे, सेकंड पार्ट इसका देखें, बहुत ही आसान है। बी हमें दी गई है साइड, सी साइड भी दी गई है और एक एंगल दिया गया है। अच्छा यहाँ पे ना बुक के अंदर एंगल दिया जा रहा है गैमा, जो कि गलत है। आप उसको ठीक कर लो, यहाँ पे अल्फा आएगा, क्योंकि जब भी बी सी साइड दे ना, उसके साथ बेटे एंगल आपके पास कौन सा होता है, अल्फा। जबकि बुक के अंदर लिखा हुआ है गैमा, तो ये गैमा नहीं आएगा, अल्फा ही आएगा। ये बात नोट कर ले, क्योंकि जो फार्मूला आपने यूज़ करना है ना एरिया का, हाफ बी सी साइन अल्फा, जो यहाँ पे साइड नहीं होती उसी का एंगल यहाँ पे आता है। अगर आप गैमा लगाओगे तो यहाँ पे तो सी है, तो वो फार्मूला है ही नहीं, वो तो गलत है। लिहाजा यहाँ पे अल्फा करेक्ट है, सही है, इसको ठीक कर लो। तो अब देखें बी सी साइड भी है, एंगल अल्फा भी दिया हुआ है। लिहाजा अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है, तो हाफ बी सी साइन अल्फा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। बच्चे कहते हैं सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये फार्मूला लगाना है। भाई आपको याद कराया हुआ एक्सरसाइज के दौरान कि जब दो साइड्स दी गई हो, एक एंगल दिया जाए, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना होता है। उसमें देख लें साइड कौन सी है। यहाँ पे देखें बी सी है, तो यहाँ पे बी सी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और जो साइड नहीं होती उसका एंगल, तो ए साइड नहीं है तो उसका एंगल अल्फा आएगा। तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। ये 3 फार्मूलाज आपको पीछे बता चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी स्टूडेंट को यहाँ तक बेटे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक दफ़ा देख लें। चलें जी आगे चलते हैं। अब इसमें बेटे सिंपल आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। हाफ बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाता है 3.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलें जी सेकंड पार्ट भी हो गया। सिर्फ एक नज़र देखते जाएं, क्योंकि बेटे आपकी माशाल्लाह तैयारी है 7 चैप्टर की। अब रिव्यू एक्सरसाइज तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर लिया ताकि टाइम कम लगे और आपकी रिवीजन हो जाए। पार्ट 3 देखें जी इसका। सी साइड दी गई है, एंगल गैमा दिया गया है और एंगल अल्फा भी दिया गया है। दो एंगल दिए गए हैं, एक साइड दी गई है। तो दो एंगल जब दिए जाएं तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो। कैसे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है। सॉरी अल्फा दिया हुआ है, गैमा दिया, बीटा निकालेंगे। तो बीटा एंगल अपनी जगह पे, ये अल्फा इधर जाके माइनस हो गया, गैमा भी इधर जाके माइनस हो गया। अब अल्फा हमारे पास 36, गैमा हमारे पास 44। इसको आप माइनस कर लें तो ये आपके पास बचता है 100। तो बीटा आपके पास एंगल आ गया जी 100। अब देखो अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, गैमा भी है, 3 एंगल्स हैं और एक साइड भी दी गई है। तो अब आपको क्या चाहिए, एरिया। जब बेटे आपके पास 3 एंगल्स हों और एक कोई सी एक साइड गिवन हो, तो आप ये वाले फार्मूलाज यूज़ करते हैं। जैसे आप अगर बुक का पेज नंबर देखें ना बेटे, ये है जी 133, 133 पे ये देखें, ये वाले फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं। जब भी आपके पास एंगल्स दिए गए हों और एक साइड दी गई हो, अगर ए साइड दी गई है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, अगर बी साइड दी गई हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, अगर सी साइड दी गई हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अब इस पार्ट के अंदर देखो हमें कौन सी साइड दी गई है, सी साइड दी गई है और 3 एंगल्स भी आ चुके हैं, अल्फ़ा गैमा बीटा। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सी साइड वाला, ठीक है। इस फार्मूले को नोट कर लें। लो जी इस फार्मूले को यूज़ करें और इसमें पुटिंग करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें जी, मैंने ये फार्मूला यूज़ करना है बेटे, इसके अंदर पुटिंग करें। सी की वैल्यू 3.1 उसका स्क्वायर, अल्फ़ा की वैल्यू 36, बीटा की वैल्यू 100 और गैमा की वैल्यू 44। अब आप चाहें तो इसको इकट्ठा कैलकुलेटर पे पुट कर दें, या आप इसको अलग अलग करें। साइन 36 की वैल्यू निकाल लें, साइन 100 की निकाल लें, साइन 44 की निकाल लें, फिर सारे को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। मैंने इसको इकट्ठा किया है, तो इकट्ठा करने से भी आराम से आ जाता है, क्योंकि सारे बच्चों के पास माशाल्लाह अच्छे कैलकुलेटर है कासियो वाले, तो वो बिल्कुल ठीक है, उस पर आंसर गलत नहीं आता। तो ऊपर वाली चीज़ को मैंने सॉल्व किया, ये आता है 5.5629। नीचे वाला 2 साइन 44 को सॉल्व करें तो 1.3892 आता है। अब आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आता है 4.01। अब एरिया का यूनिट यूज़ होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर भी है, लेकिन हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारी साइड यूज़ की जा रही है वो सेंटीमीटर में है। क्लियर? तो एरिया में 2 साइड्स होती हैं, लिहाजा इसका यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा ये बात? चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच। भैया आपने ट्राइंगल ए बी सी को सॉल्व करना है। अब इसमें देखें बेटे हमारे पास जो है ना, ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1।
ए बी सी ट्राइंगल को हमने सॉल्व करना है। पार्ट 1 में हमें ए साइड दी गई है, बी साइड दी गई है और एंगल अल्फा दिया गया है। तो बाकी कितनी चीज़ें बच गई बेटे, 6 हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं ना, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो 2 साइड्स आ चुकी हैं, इसका मतलब हमने सी की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद एक एंगल दिया गया तो बाकी 2 एंगल निकालने हैं, बीटा की वैल्यू भी निकालनी है और गैमा की वैल्यू भी निकालनी है। ये 3 चीज़ें हमने बाकी कैलकुलेट करनी है तो हमारी ट्राइंगल कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। लो जी, अब मैंने आपको तरीका याद कराया था, याद करें 7.2 के अंदर 3 में भी सवाल थे। जब भी 2 साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो आप पहले साइन लॉ यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद बेटे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, वहाँ से एक एंगल निकल आएगा। फिर उसके बाद दोबारा साइन लॉ यूज़ करेंगे तो आपकी ट्राइंगल कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। तरीका याद है? चलें अब पहले हम साइन लॉ यूज़ करेंगे। तो साइन लॉ के अंदर देखें रेशो हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो फार्मूला रेशो वाला आपको याद है। तो यहाँ पे देखो ए भी है, बी भी है, हम यहाँ से एक एंगल निकाल सकते हैं। तो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ये वाली रेशो यूज़ करेंगे। सही है। अब इसमें से देखें बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए साइन बीटा बी साइन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा जी, अब साइन बीटा अपनी जगह पे, ए इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब इस पुटिंग करें, पुटिंग करते हैं जी। बी की वैल्यू 3.4, अल्फा की वैल्यू 49, ए की वैल्यू 5.4। इसको ज़रा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, डायरेक्ट पुट करें, आपके पास आंसर आता है 0.4752। जब मैं कहता हूँ ना कैलकुलेटर पे पुट करें तो वीडियो को फटाफट पॉज करके आप कैलकुलेटर पे चेक कर लिया करें ताकि तसल्ली होती जाए कि हाँ जी हमारा आंसर यही आता है। सही है। अगर पॉइंट के 2-3 डिजिट्स के बाद कोई थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा हो तो कोई इशू नहीं है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब यहाँ से बीटा अपनी जगह पे, साइन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स 0.475 पुट करें कैलकुलेटर पे, आपके पास आंसर आता है 28.37 डिग्री। ये मैंने चेक कर रखा है, बेफिक्र हो कि आप ये नोट करते जाएं। लें जी, उसके बाद हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 ये चीज़ रखनी है ताकि यहाँ से हम तीसरा एंगल निकाल सकें। अल्फ़ा भी है, बीटा भी आ चुका है, गैमा निकालेंगे। तो यहाँ से गैमा अपनी जगह पे, ये दोनों एंगल इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस। तो 180 माइनस 49 माइनस 28.37, इसको सॉल्व कर लें डायरेक्ट कैलकुलेटर पे तो आता है 102.63। ये आपके पास गैमा एंगल भी आ गया। अब 3 एंगल्स पूरे हो चुके हैं और 2 साइड्स बाकी निकाल लिए। ठीक है, बल्कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 2 साइड्स हमारी बाकी रह गई हैं। तो बल्कि एक साइड रह गई है, 2 एंगल्स निकालने थे, एक साइड निकालनी थी। तो 2 एंगल्स निकाल चुके हैं, एक साइड रह गई है। लें जी, अब हम दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे, साइन लॉ यूज़ करेंगे। तो साइन लॉ यूज़ करें दोबारा, ये रेशो लें बी और सी वाली, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो अब बेटे यहाँ से हमें चाहिए सी, सी अपनी जगह पे, ये साइन गैमा डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इसमें वैल्यूज़ पुट करें, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। सी की वैल्यू आती है 6.98, तो साथ में साइड का यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो सी इज इक्वल टू 6.98 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व हो जाता है। सारे क्वेश्चंस आसान है, एक तरह से प्रैक्टिस चल रही है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, जो कुछ आप प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर सीख चुके हैं वही बेटे यहाँ पे दोबारा स्टेटमेंट दी जा रही है और उसी तरह के क्वेश्चंस ही दिए जा रहे हैं, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है, बाकी मेथड सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटे सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखो एंगल अल्फा दिया गया है, गैमा भी दिया गया है, सी साइड एक दी गई है। अब इसमें आपने क्या करना है, जब 2 एंगल दिए गए हों, एक साइड दी गई हो, तो सबसे पहले आप एंगल को निकालेंगे और उसके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 पहले ये यूज़ करेंगे, फिर साइन लॉ 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी ट्राइंगल। तो पहले हम ये यूज़ करेंगे फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से ना आप बीटा निकालो क्योंकि अल्फ़ा दिया हुआ है और गैमा भी दिया हुआ है। 2 एंगल जब भी दिए गए हों, एक निकालना तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बीटा अपनी जगह पे, अल्फ़ा गैमा इधर जाके माइनस हो जाएंगे, ये बीटा आपके पास आ जाएगा 100। चेक कर लें इसको ज़रा। अब साइन लॉ यूज़ करें तो पहली रेशो नहीं लेंगे, दूसरी रेशो लेंगे, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो यहाँ से बी निकाल लो, बी अपनी जगह पे, साइन बीटा दे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो सारी, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करो, आंसर जाता है 107.34 सेंटीमीटर। ये बी साइड भी आ गई। अब हमें चाहिए ए साइड, तो ए साइड निकालने के लिए फिर से साइन लॉ यूज़ करें और पहली रेशो यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये देखो अगेन बाय यूजिंग द साइन लॉ, उसमें पहली रेशो यूज़ करें, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ये याद है ना बेटे, ये देखो ना, ये आपके पास रेशो वाले फार्मूलाज था ना, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ये वाले।
अब जो रेशो आप यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल अगर आपको ए साइड चाहिए तो आप ये वाली रेशो यूज़ कर लें, बाकी ये सारी चीज़ें गिवन होंगी। अगर बी चाहिए तो आप ये वाली रेशो भी यूज़ कर सकते हो, ये वाली भी वो देखना पड़ता है कि साइड कौन सी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से जो रेशो आप यूज़ करेंगे उसके मुताबिक आपको साइड मिल जाती है। लें जी, यहाँ पे आ जाएं, ये आ गया जी आपके पास। तो मैंने फर्स्ट रेशो यूज़ की है, यहाँ से ए निकालेंगे, साइन अल्फा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे सारे वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर। सही है, कर लेंगे ना बेटे, इसको इकट्ठा कैलकुलेटर पे पुट कर दें, कोई इशू नहीं है, गलत नहीं आता, सही आता है। जिनके पास अच्छे वाले कैलकुलेटर नहीं है वो अलग अलग करेंगे, साइन 32 की अलग वैल्यू निकालें, फिर साइन 100 की अलग निकालें, फिर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड करें, फिर आंसर ठीक आएगा। लेकिन जिनके पास कासियो के अच्छे कैलकुलेटर हैं वो इकट्ठा पुट करेंगे, आपके पास आंसर सही आ जाता है 57.75 सेंटीमीटर। लो जी, ट्राइंगल हमारी कंप्लीट सॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो ये भी आसान है, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। लें जी, पहले इसको ज़रा बुक से स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं द डायग्राम शोज आ क्यूबिड ए बी सी डी ई एफ जी एच इन विच साइड दी गई है ए बी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हो ए बी साइड को मेजर किया गया 5 सेंटीमीटर। इस तरह से बी सी साइड दी गई है 7 सेंटीमीटर, ये वाली। उसके बाद ए ई साइड दी गई है जी आपके पास कितनी है, ये वाली 3 सेंटीमीटर। ये डायग्राम बेटे आपको वो देगा, सही है। पार्ट 1 में क्या कहता है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए जी। अब देखो ए पॉइंट यहाँ पे है, जी पॉइंट यहाँ पे है, ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है ना ये वाली, वो कहता है इसकी लेंथ फाइंड आउट करें ए जी की। बात समझ रहे हैं। तो डायग्राम मैंने दोबारा नहीं बनाई, यहीं से आपको दिखा रहा हूँ, तो आप समझ जाएंगे भाई ये वाली जो लेंथ है ना ए जी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए बेटा याद रखिएगा, जब भी आपको 3 साइड्स दी जाएं, देखो लेंथ भी दी गई है, विड्थ भी दी गई है, हाइट भी दी गई है। देख रहे हो ना डायग्राम में, लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है। 3 साइड्स जब भी दी गई हों तो आप बेटे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे लेंथ को निकालने के लिए। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, कौन सा जी, ए जी लेंथ निकालनी है ना, तो आप ये वाला फार्मूला याद कर लें। विड्थ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, तीनों को स्क्वायर लेके प्लस करके उसकी स्क्वायर रूट लें। ये फार्मूला आपको नहीं भूलना चाहिए, इसको याद कर लो, रट्टा मार लो। क्लियर। जब भी 3 साइड दी गई हो, फिर लेंथ निकालनी हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें पुटिंग कर दें। लेंथ आपको दी गई है यहाँ पे देखो 7 सेंटीमीटर, विड्थ दी गई है 5 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 3 सेंटीमीटर। जो कुछ डायग्राम में वही चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। तो अब आप यहाँ पे पुटिंग कर दें, विड्थ 5, एल लेंथ 7, हाइट 3। इसका स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे सम करेंगे तो 83 आता है, 83 की स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 9.11 सेंटीमीटर। लो जी, ये ए जी आपके पास लेंथ आ गई। पार्ट 1 सॉल्व हो गया। डायग्राम बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन के अंदर वो देगा, आपको सोल्यूशन में बनाने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से लेंथ निकाल लेंगे ए जी। ले जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता है, उसमें आपसे पूछ रहा है थीटा यानी कि बेरिंग। पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। कहता है कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन द ए जी एंड द प्लेन ए बी सी डी। यानी कि ये जो आपके पास बेस है ना ए बी सी डी, इस बेस और ए जी और ये ए जी है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना ये आपने थीटा मालूम करना है, ठीक है। ए जी ये साइड आ गई ना जो अभी हमने मालूम किया, और उसका बेस के साथ ये बनने वाला एंगल आपने मालूम करना है। लें जी, फिर यहाँ पे एंगल मालूम करते हैं। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बाहर निकाल लिया उसी डायग्राम से। तो ये देखें थीटा यहाँ पे बन रहा था ना, और ये आपके पास ए जी लेंथ थी, सही है। बाकी आ गया ए सी जी, ये ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल लिया डायग्राम से। तो ये थीटा आपने मालूम करना है भाई। ए जी की लेंथ हमने अभी कैलकुलेट किया है, वो है 9.11, वो यहाँ पे लिख देंगे। और एंगल के सामने जो आपके पास हाइट आ रही है, हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि बेटे जो ए ई है ना, ए ई वो सी जी के बराबर है ना। आप डायग्राम में दोबारा देख लें, ये देखो ए ई और ये सी जी ये तो बराबर है, तो मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया है, सही है। तो ए ई की लेंथ 3 है, तो सी जी की भी कितनी होगी, 3 होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है बेटे, सी जी की लेंथ को 3। क्लियर। चलें, अब आप देखें हमें चाहिए यहाँ से थीटा, ये वाला। तो ये 2 साइड्स गिवन है, तो आप कौन सी रेशो यूज़ करेंगे, साइन कॉज या टेन, जिसके अंदर क्या है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के सामने ये क्या आ गया परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन की रेशो यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम फिगर
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला। तो 3, ये 3 आ गया, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 9.11। इसका आप साइन इन्वर्स लेंगे क्योंकि थीटा अपनी जगह पे, साइन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स 3/9.11 कैलकुलेटर पे इकट्ठा पुट करें, आपके पास आंसर आएगा 19.2 डिग्री। ये मैंने चेक कर रखा है, मुझे इसीलिए दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग क्योंकि कैलकुलेटर को यूज़ करना जानते हैं, क्लास 9 से क्लास 10th में आए बैठे हैं, तो इसीलिए आप बड़े बच्चे हो गए, माशाल्लाह समझदार हैं, सारे चीते लोग हैं। तो लिहाजा आपको खुद यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये चीज़ चेक कर लेनी चाहिए साथ साथ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मेजर्ड ए बी साइड दी गई है 8 सेंटीमीटर, बी एफ दी गई है 14 सेंटीमीटर, ई एफ साइड दी गई है 19 सेंटीमीटर। पार्ट 1 में कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड एफ, यानी कि इसमें भी डायाग्राम है। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 एक दफ़ा बुक से देख लें। डायाग्राम शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म की डायाग्राम शो की गई है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें ना 7.3 में सॉल्व किया था ना, 7.3 में डायग्राम वाला, वैसे ही यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा चलें जी, तो पार्ट 1 में कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ। ये देखो, ये ए पॉइंट है और ये आपका एफ पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। तो मैं क्यों ना इस ट्रायंगल को ही बाहर निकाल लूँ, ए बी एफ, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं तो हमें साइड मिल जाएगी। सही है बेटे, ए बी एफ याद रखिएगा। तो ये देखें मैंने ए बी एफ ट्रायंगल बाहर निकाल ली, तो वो कह रहा है ये ए एफ साइड मालूम करो, ठीक है। तो ए बी की लेंथ उसने बता दी है 8 सेंटीमीटर, और बी एफ से डिस्टेंस भी उसने बता रखा है 14 सेंटीमीटर। वो कहता है ए एफ साइड निकालो। तो आपको बेटे याद है, जब भी 2 साइड्स गिवन हो और एक साइड निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एफ, इसी ट्राइंगल से हम क्या करेंगे बेटे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके साइड निकाल लेंगे। तो बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला, पाइथागोरियन। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे देखो क्या है, 90 के सामने वाली साइड, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है 90, तो 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ए एफ आ जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह लिखेंगे ए एफ, तो ये आ गया ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है जी आपके पास 14, और परपेंडिकुलर कितना है जी 8। सही है बेटा यहाँ तक। तो 14 का स्क्वायर 196, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसल। तो ए एफ 260 की स्क्वायर रूट लें 16.13 आता है। तो ये आपके पास ए एफ साइड आ गई। लो जी, पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी है। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या कहता है। सेकंड पार्ट में कहता है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द ए एफ एंड द प्लेन बी सी ई एफ। ये बी सी ई एफ जो बेस है ना, उसके साथ जो ए एफ, ये जो हमने साइड निकाली है, इसका जो एंगल ये बन रहा है, ये एंगल आपने मालूम करना है, ठीक है जी। तो अब देखें, थीटा एंगल को निकालने के लिए मैं ए बी एफ ट्राइंगल दोबारा बाहर निकालता हूँ। ये देखो ए बी एफ मैंने बाहर दोबारा ट्राइंगल ली। अब एंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, सही है। तो आमने सामने के एंगल वैसे ही बराबर होते हैं। तो ये वाला आपने डिस्टेंस एंगल मालूम करना है, थीटा एफ पॉइंट पे आ जाएगा ना, क्योंकि उसने कहा था ए एफ और बेस के बिटवीन, तो एफ पॉइंट पे आपका एंगल बन रहा है, तो वो एफ पॉइंट पे आपने एंगल मालूम करना है। तो ये देखो एफ पॉइंट पे ये एंगल आ गया, इसी थीटा को मालूम करना है। तो अब आप इस थीटा को कैसे निकालेंगे, ये 2 साइड्स गिवन है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी, सही है। और 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। क्लियर, ये निशानी याद है। चलें अब देखो, परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में आता है, टेन में। तो टेन थीटा यूज़ करके एंगल निकाल लें। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 8 है, बेस 14 है। तो इसको सॉल्व करें या इकट्ठा कैलकुलेटर पे कर लें, थीटा अपनी जगह पे, टेन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 29.75 डिग्री। कोई है मुश्किल काम, बिल्कुल नहीं है। मैं इसीलिए ज़रा स्पीड लगा रहा हूँ कि आप सिर्फ देखते जाएँ, क्योंकि ये एक तरह की हमारी प्रैक्टिस चल रही है। सवाल तो हमें आते हैं बेटे, पिछली एक्सरसाइज के अंदर हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। लो जी, 6 और 7 रह गए, 2 आसान से क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 गौर से समझिएगा। कहता है हाशिम वॉक्स 4 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ। अब डायग्राम स्टेटमेंट के मुताबिक बनाते जाएं, डायग्राम बनाएंगे तो बात समझ आएगी। हाशिम जो है ना वो वॉक कर रहा है 4 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ। अब देखें, हाशिम सपोज करते हैं इस पॉइंट ए पे ठहरा है, सही है। ये डायग्राम बनाएंगे आप लाजमी। अब यहाँ से वो वॉक करना स्टार्ट करते हैं जी नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ ऊपर है, आपको याद है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट।
तो नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो आप 4 किलोमीटर की ऐसे लाइन लगा दें, बस इतनी। स्केल से लगाएं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो। मैंने अंदाजे से लगाई है। तो ये 4 किलोमीटर तक ये देखें वॉक कर रहा है हाशिम, यहाँ तक पॉइंट बी तक पहुँच गया। अब आगे कहते हैं देन टर्न्स एंड वॉक्स 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। अब यहाँ तक 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ना वो यहाँ से ईस्ट की तरफ चल पड़ता है 3 किलोमीटर तक। तो ये देखें ईस्ट इस तरफ होता है, तो ये ईस्ट की तरफ जा रहा है जी 3 किलोमीटर। ये देखें ये यहाँ पहुँच गया। आगे कहता है व्हाट इज़ बेरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू हिज फाइनल पोजीशन। तो ये स्टार्ट यहाँ से लिया है, फाइनल पॉइंट यहाँ पे है। तो ये आप ट्रायंगल कंप्लीट कर लें डायग्राम। तो वो कहता है स्टार्ट से फाइनल पोजीशन तक आप बेरिंग निकालें, तो ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा। ठीक है, ये हमने मालूम करना। इस तरह से डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। अब बेरिंग निकालनी है, तो बेरिंग आपके पास एंगल ही होता है, इसका मतलब हमें यही थीटा निकालना है। ठीक है, जो इसी फाइनल पोजीशन के साथ स्टार्टिंग और फाइनल उसके दरमियान ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये हमारी बेरिंग होगी, ये हमने मालूम करनी है। तो फ्रॉम फिगर, इस फिगर के मुताबिक हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा निकालेंगे। तो बेटे देखो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर साइड आ गई और ये आपके पास क्या आ गई, बेस आ गई। ठीक है, क्योंकि 90 के सामने ये 90 बन रहा है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अब हमें चाहिए एंगल, तो ये टू साइड्स किस में आती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आता है टेन में, तो टेन यूज़ करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 3, बेस कितना है 4, तो थीटा अपनी जगह पे, टेन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो टेन इन्वर्स 3/4 कैलकुलेटर पे पुट करें, आपके पास आंसर आता है 36.86। अब आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है तो एक ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा, तो 36.9 बन जाएगा। लो जी, इस तरह से ये आपके पास एंगल आ गया, बेरिंग आ गई। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत ही आसान है। तो पीछे हमारे पास जो क्वेश्चन था ना वो था शिप। क्या कह रहा था बेटे, एक्सरसाइज 7.4 के अंदर वहाँ शिप था, यहाँ पे बस सिर्फ लफ्ज़ चेंज है, पायलट आ गया है, बाकी तरीका सारा सेम है। तो कहता है अ पायलट फ्लाइज 200 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 045 डिग्री, यानी कि 45 के एंगल पे 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है एक पायलट। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम बनाए, तो यहाँ पे है जी आपके पास इनिशियली पोजीशन। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि एक प्लेन है या आप शिप ही समझें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पायलट समझो जो मर्जी समझो। अच्छा, पॉइंट ए पे है, अब वो यहाँ से जाता है जी 45 के एंगल पे। अब यहाँ पे आप नॉर्थ ड्रा करो, ये आपके पास आ गया नॉर्थ। तो नॉर्थ के साथ जहाँ पे उसकी मूवमेंट होगी उसके साथ एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो ये देखें ये इस तरह से वो जा रहा है, ये वो जनाब फ्लाई कर रहा है, यहाँ तक पहुँचा है। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 200 किलोमीटर, उसने बता दिया ना 200 किलोमीटर। तो ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँच गया। अब वो कहता है ये जिस एंगल पे मूव कर रहे हैं ना वो एंगल आपको उसने दिया है 45, तो नॉर्थ के साथ एंगल बनेगा ये 45 डिग्री। क्लियर, चलें यहाँ पे पहुँच गए। अब आगे कहता है देन टर्न्स एंड फ्लाइज 150 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 135 डिग्री। तो अब दोबारा इस पॉइंट के ऊपर नॉर्थ ड्रा कर लें, ये नॉर्थ आ जाएगा अपवर्ड। अब वो कहते हैं इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो है 135 डिग्री। तो ये 135 डिग्री यहाँ पे एंगल बन गया, ये वाला 135 डिग्री। तो यहाँ से फिर वो आगे चलना स्टार्ट करेगा ऐसे, ये देखो ऐसे आएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 150 किलोमीटर। तो ये आ गया जी, यहाँ तक पहुँच गया पॉइंट सी पे 150 किलोमीटर। बात समझ आ गई बेटे, जो कुछ स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है उसी के मुताबिक मैं चलता जा रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये बी तक पहुंचा, फिर बी से आगे सी तक पहुंचा, और यहाँ पे बी पॉइंट पे उसने एंगल बता दिया 135, बेरिंग है ना। तो नॉर्थ से स्टार्ट लेंगे और अपने वेक्टर तक जाएंगे या पॉइंट तक या पोजीशन तक जाएंगे। तो यहाँ तक पहुँचे तो ये 135 के साथ वो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर गया, तो पॉइंट सी तक पहुँच गए। बस यहाँ तक कहानी ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे रुके हुए हैं। हाउ फार इज़ द प्लेन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि आपको क्या करना है बेटे, ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है। स्टार्ट यहाँ से लिया था, एंड यहाँ पे हुआ है, तो ये डिस्टेंस आपको मालूम करना है। ए सी आपने डिस्टेंस मालूम करना है। क्लियर, चलें जी। अब पहले तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि भाई ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, अगर है राइट एंगल ट्रायंगल तो फिर तो हम आसान मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो बेटे पहले हमें ये एंगल निकालने हैं, क्योंकि ये एंगल तो आपके पास 90 है नहीं, ये एंगल भी 90 नहीं है, इसको ज़रा चेक करना पड़ेगा। अगर ये एंगल 90 है तो फिर ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी, वहाँ से हम इजीली फार्मूला या पैथागोरस थ्योरम लगा के 2 साइड्स गिवन है, 1 साइड हमने निकालनी है।
तो पैथागोरियन थ्योरम लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस एंगल को मालूम करते हैं। अब कैसे मालूम करेंगे, देखो मैं इस लाइन को ना एक लम्हे के लिए ऐसे नीचे ड्रा कर लेता हूँ। अब ये पूरा एंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक एंगल ये बन गया और दूसरा एंगल ये बन गया। अब बेटे सिर्फ इस डायग्राम पे गौर करें, ये जो ए एन साइड है, ये ए एन साइड, ये एन बी साइड के क्या है, पैरेलल। एन ए, ये एन ए साइड एन बी वाले की क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल। तो जब भी पैरेलल साइड होगी तो अगर इस साइड का इसके साथ एंगल 45 है तो इस साइड का भी एंगल इसके साथ क्या बनेगा, 45 बनेगा, जिसको मैं कह रहा हूँ x डिग्री। सही है, तो इसका मतलब जब भी टू लाइंस पैरेलल होंगी तो उसके साथ बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल। या कह लें आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे। तो यहाँ पे आमने सामने का एंगल क्या होगा, बराबर। ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो इसका मतलब x डिग्री जो एंगल आया है वो कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लो x एंगल हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अब हमें इस y एंगल का पता लगाना है। अब ज़रा y एंगल को समझें। देखो यहाँ से यहाँ तक ये सीधी लाइन है तो ये बनता है सेमी सर्कल। ये देखो, तो सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 180। 180 में से अगर यहाँ तक का ये वाला एंगल निकाल दो तो पीछे आपको ये वाला मिल जाएगा। तो 180 में से अगर हम ये वाला रेड वाला निकाल दें 135, तो बेटे पीछे ये वाला नहीं मिल जाएगा, और यही तो हमें चाहिए y एंगल। तो ये बनता है 45। तो ये भी कितना आया, 45 आया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y एंगल इज इक्वल टू 180 में से 135 को निकाल दें, 45 बनता है। लो जी, हमें चाहिए ये टोटल एंगल, तो दोनों को ऐड कर दो, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई करेंगे तो ये हमारे पास b पॉइंट पे जो एंगल आएगा वो कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब b पॉइंट ये है तो ये बनने वाला एंगल कितना आ गया, 45 प्लस 45, 90 डिग्री। अब इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कितना है बेटे, 90 डिग्री। क्लियर। इसको ज़रा इस तरह से करके देखेंगे ना तो आपको फटाफट ये देखो 90 लगेगा। आप सीधा देखते हो तो आपको लगता है यार ये 190 थोड़ी है, ये तो 120 बन रहा है। भाई 120 नहीं है, ये देखो ये ऐसे पड़ा है। इधर से हम एक चीज़ और ले लेते हैं, ये देखें। अब ये एंगल कितना है भाई, 90 तो है, इसको सीधा करके देखो, ये देखो 90 ही है। सही है, तो इसीलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ये एंगल हमने प्रूफ कर लिया कि भाई वाकई 90 है। देखने में आपको नहीं लग रहा था तो वो भी मैंने दिखा दिया। अब हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पैथागोरस थ्योरम लगा लो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे देखो क्या है जी, 90 के सामने वाली साइड, 90 यहाँ पे बन रहा है तो उसके सामने ये ए सी साइड हाइपोटेन्यूस है। लो जी, ये मैंने लिख दिया ए सी हाइपोटेनस की जगह, इज इक्वल टू बेस आपके पास 200 है ये वाली, और परपेंडिकुलर क्या है जी, 150। तो ये 150 पुट करते हैं। लें जी इसका स्क्वायर लेंगे तो 4000, इसका स्क्वायर लेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे 62500 आ जाएगा, इसकी स्क्वायर रूट लेंगे तो 250 आ जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास ए सी साइड आ गई 250 किलोमीटर। तो हमें यही ए सी साइड मालूम करनी थी, जो कि आपके पास कितनी आई है बेटे, 250 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, आसान थे। एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने हाथ से क्वेश्चंस निकालेंगे तो बेटे फिर पेपरों तक आपको याद रहेंगे। अगर सिर्फ यहाँ से वीडियो से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम समझा रहे होते हैं तो आप देखते जाते हैं, आप कहते हैं हाँ यार ये तो आसान है, ये मुझे समझ भी आ गई है, अच्छी बात है। लेकिन बेटे जब तक आप अपने हाथ से सवाल हल नहीं करेंगे ना, तब तक आपको मैथ नहीं आएगा। ये बात जहन में रखें। एक दफ़ा देखने के बाद, चीज़ों को नोट करने के बाद आप लाजमी 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 अपने हाथ से एक एक दफ़ा क्वेश्चंस को सॉल्व लाजमी किया करो, तब इंशाल्लाह आपको मैथ अच्छा भी लगेगा और मैथ आएगा भी सही। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।